इसके पाठक फिजिक्स क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसके पाठक। इस लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें इंग्लिश मीडियम के वीडियो कंटिन्यू बन रखे हैं। हिंदी मीडियम के कुछ वीडियो बने हैं जिसमें बार बार बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम के वीडियो बना रहे हैं, हिंदी मीडियम के नहीं बना रहे हैं। तो चलिए मैं हिंदी मीडियम का भी वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पिछले में हम लोगों ने पढ़ा था अक्षीय स्थिति, जिसमें अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये सामने आपके लिखा है, E बराबर 1/4πε0K 2πr/r² - L² का होल स्क्वायर। इसको हमने बताया था, और जब बताया था कि जब द्विध्रुव बहुत छोटा होता है तब की स्थिति में E का मान हो जाता है 1/4πε0K 2πr³। तो ये अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये जब द्विध्रुव का आकार छोटा नहीं है, और ये जब द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा है तब की स्थिति में था। अच्छा, आज का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को इंग्लिश में कोएक्सियल पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। तो चलिए हम लोग उस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग पिछले वीडियो को YouTube के द्वारा आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको निरक्षीय स्थिति के बारे में बताते हैं। निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को हमने आप बताया कि इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी कहा जाता है। और इंग्लिश में तो जान ही गए हो कि कोएक्सियल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा कोई समझाए तो परिभाषा समझाने के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है कि पहले तो हम लोगों को याद करिए कि ये दो पॉइंट चार्ज हैं, एक का नाम पॉजिटिव में प्लस क्यू है और ये है बोलो क्या माइनस क्यू। और यहाँ पर ये जो लाइन मिलाए थे इसे कहते हैं, इस लाइन को अक्ष कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, राइट है। अब इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। अब हम इसको कहेंगे कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, राइट है। और इनके बीच की दूरी कुछ भी मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2L मान लिया, 2A मान लिया, कुछ भी मान लो। और इसका ये जो मध्य बिंदु है, बिल्कुल मिड पॉइंट का नाम मान लो, एग्जाम्पल के लिए क्या दे दिया मैंने, O दे दिया। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए निरक्षीय स्थिति है क्या। तो पहले आपको बता दूं कि इस द्विध्रुव की अक्ष पर ठीक लंबवत जो रेखा खींची जाती है, वैद्युत द्विध्रुव के ठीक लंबवत इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर जो रेखा खींची जाती है उसे निरक्ष कहते हैं, निरक्ष। तो आप समझिए, अगर मैं इस पर एक रेखा खींचूं बिल्कुल 90 डिग्री लंबवत, ये ध्यान से देखिए, तो ये मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये कोई पूछ सकता है कि सर बुकों में सिर्फ अपवर्ड डायग्राम बना रहता है क्या, डाउनवर्ड भी हो सकता है? बिल्कुल डाउनवर्ड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये कहूँ कि इस परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्टर जो है, यानी ये बाइसेक्टर क्यों बोला मैंने, समद्विभाजक इसलिए बोला क्योंकि इसको दोनों को समान भाग में विभाजित करेगा। OA और OB बराबर होंगे, मतलब LL होंगे, इसीलिए इसका नाम 2L किया गया। अब इस द्विध्रुव के इस निरक्ष पर कोई भी एक बिंदु मान लो P। तो अब टॉपिक का नाम ध्यान से समझिए, निरक्षीय स्थिति क्या है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर ज्ञात किया जाता है, तो उस बिंदु को वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बिंदु निरक्षीय स्थिति है, अनुप्रस्थ स्थिति है इस द्विध्रुव के सापेक्ष।
तो हम लोगों ने पीछे भी टॉपिक पढ़ रखा है। एक बार हम इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु P पर निकालेंगे, एक बार इस माइनस क्यू के कारण निकालेंगे और यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत में हम सदिशों का नियम लगाएंगे, जो सदिशों का जोड़ने का नियम है, और हम लोग उसके बाद इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ ध्यान दीजिए, चित्र को कम से कम ऊपर से 3-4 लाइन छोड़ करके ड्रॉ करेंगे। और अभी चित्र पूरा नहीं हो, मतलब ऊपर और भी बनाना है, राइट है। लेकिन आप लोगों को ध्यान से सुनिए, पहले कुछ लाइन लिख लेना है, उसके बाद तो पहले तो परिभाषा जो भी मैंने बोला वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब उसके बाद ये लिखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह पूरा निकाय के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। के भी बोल सकते हैं और कुछ में एप्सिलॉन भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, एप्सिलॉन आर। तो के परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। इतना लिखने के बाद आप थोड़ा थोड़ा डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू के कारण तो आप लिखेंगे नीचे, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग पूरा लिखेंगे, शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, इतनी मैंने लिख दिया तो आप भी लिखेंगे। इसका मान लो नाम दे दिया E1 और इसका फार्मूला सबको मालूम है, एक बार दो बार हो तो ठीक है, 12 बार बता चुके हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, जो भी चार्ज है, जैसे प्लस क्यू है, अपान में इसकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है AP, दूरी कितनी बोलो, AP का वर्ग। अब कहोगे दूरी, तो ऐसे दूरी लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये दूरी हो गया, राइट है, ये दूरी हो गया। अब इस दूरी के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दूरी के बाद इसको हमने दिशा बताने के लिए इस रेखा को थोड़ा सा आगे की ओर और ड्रॉ कर लीजिए। ये डेड डैश ऊपर ड्रॉ करिए, ऊपर हमने डेड डैश ड्रॉ करी, और ये जो एरो का सिंबल बनाया ये लिख दिया मैंने, इसका नाम है E1, वेक्टर में सदिश राशि है। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, तो दिशा को भी लिखना पड़ता है। तो ब्रैकेट बना के नीचे लिख दीजिए, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ AP के अलोंग, मतलब वेक्टर AP के अनुदिश। इतना लिखने के बाद इस AP का मान निकाल के रख सकते हैं, या मान नहीं निकालना चाहें तो बाद में निकाल सकते हैं। मैंने इंग्लिश मीडियम में पहले दोनों के मान निकाले हैं, फिर बाद में एनालिसिस किया है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर मान न निकाल के बाद में रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, उसके बाद लिख दीजिए इसी तरह आप यहाँ लिखने के बाद लिखेंगे इसी, या इसके नीचे लिखेंगे कॉपी में, इसी तरह बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आप लोग लिख लिए। अब हम उसको समझते हैं कि आपने ये लिखा है कि माइनस क्यू है, बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये E2 आपको नीचे लिखना है, उसी में सुधार नहीं देना है। और इसमें AP की जगह पे कितना हो जाएगी बोलो, दूरी BP। अब कोई पूछ सकता सर AP नीचे की ओर क्यों नहीं आती, ये सब पीछे पढ़ा चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके या पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इसको मैंने मिला दिया, ये भी BP। अब इसकी दिशा किधर हो गई, इधर, इसको नाम दे दिया बोलो क्या, E2। फिर से कोई पूछे क्यों इधर हो गया, तो इसको भी आप हम बोल रहे हैं बार बार पीछे देखिए, पिछले वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा।
और किसी को ना समझ में आया तो हम बता देते एक बार। यहाँ पर पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आप जानते हो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए अब कहोगे सर ये भी तो खींच सकता है, तो हम चूंकि इसका प्रभाव इस पर देख रहे हैं इसलिए ये अपनी ओर खींच रहा है। क्लियर है? तो E2 की दिशा हो गई। अच्छा, और दिशा तो मैंने दिखा नहीं, दिशा ये हो गई P से B की ओर। यहां लिखेंगे P से B यानी वेक्टर PB के अनुदिश। तो ये देखो E2 हो गया। तो मतलब हमने दोनों मान निकाल लिया, E1 भी और E2 भी। अब अगर देखें ज्यामिति से, ज्यामिति जो ज्योमेट्रिकल मैथमेटिकल फॉर्म में देखें, तो अगर मैं इस कोण को कहूं थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, और ये 90 डिग्री, यह 90 डिग्री है, राइट है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ध्यान से समझिए। और ये जो साइड है इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो जब समरूप है तो जो लंबाई AP की होगी वही लंबाई BP की भी होगी। अर्थात आप यहाँ लिखेंगे ज्यामिति से, आप लिखिएगा ज्यामिति से AP बराबर BP, ज्यामिति से AP बराबर BP। और कितना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए तो पता चल जाए। इतनी लंबाई L है यानी यह L है, ये R है, यानी पाइथागोरस थ्योरम से दिस लेंथ इज व्हाट, अंडर रूट में R² प्लस L²। यहाँ R² प्लस कितना बोलो, L²। ये ज्यामिति से। और अगर अलग अलग निकालते, इस त्रिभुज को अलग से निकालते तो पाइथागोरस लगाते, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये मान आता, राइट है। अच्छा, तो AP हो गया और BP हो गया, दोनों के कोण हमने निकाल लिया, राइट है। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान से समझिए, जब इस AP और BP का मान E1 और E2 में रखेंगे तो देखेंगे कि दोनों के परिमाण बराबर है, सिर्फ अंतर क्या है, दिशा की। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि E1 वेक्टर E1 मॉड में बराबर वेक्टर E2 यह मॉड में। हाँ, तो लिखेंगे कि चूंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर है, E1 और E2 परिमाण में बराबर है तथा उनके बीच का कोण, अब कोण कैसे पता लगाया जाए कि ये E1 है E2 इनके बीच का कोण, तो पहले यहाँ वीडियो पॉज करके पहले मैं कोण बता देता हूँ फिर लिखना। तो देखो पता लगाना बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम लोग 10वीं 11वीं में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे त्रिभुज है और ये देखिए यहाँ चतुर्भुज बना दिया, ये देखो दो त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो तो इसमें इसके समांतर अगर हम खींच दें, ठीक ध्यान दीजिए, इसके समांतर ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके समांतर यहाँ पर ये लो, मैं इससे ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ कहीं पर, मैं पहले इसके पॉइंट मान लेता हूँ और इसके ठीक समांतर ये देखो, इसके समांतर यहाँ पर ऐसे रेखा खींचिए, ये हो गई समांतर लाइन, और ठीक इसके समांतर यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये लो, तो ये हो गया इसके समानांतर। और यानी ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। और याद करिए ये जो विकर्ण होता है, कर्ण होता है, विकर्ण मान सकते हैं, है ना, ये इन दोनों सदिश में, याद करो समचतुर्भुज नियम में, ये उसका परिणामी सदिश कहलाता था, यानी ये इसका परिणामी सदिश कहलाएगा। यहाँ एरो का सिंबल लगा दिया, ध्यान दीजिए। अब इसका नाम मैंने दे दिया E, इसका नाम क्या दे दिया, E। तो अब आप पता लगा लीजिए ये कोण भी थीटा होगा, कारण पूछो ये संगत कोण से, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ये कितना हो गया बोलो, एकांतर कोण से, ये थीटा, यानी टोटल कोण कितना हो गया, 2 थीटा। क्लियर है ना, E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा। यहाँ मैं बता रहा था चूंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं तथा उनके बीच का कोण 2 थीटा है, तो बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना लिखने के बाद फिर एक बार समझ लीजिए। तो भैया मैं आपको बता दूं कि यदि दो सदिश परिमाण में बराबर है A और B, तो हमने आपको बताया था A और B दो सदिश हैं, अगर दोनों परिमाण में बराबर हैं तो उनका रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश होता है 2a cos थीटा बाई 2, यानी 2a cos थीटा अपॉन 2, ये परिणामी सदिश का व्यंजक है। तो हम परिणामी सदिश का यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम E है, और यहाँ पर A और B की जगह पे E1 और E2 है, तो इसका मतलब हम चाहे A की जगह पे E1 लिख दे, चाहे B की जगह पे E2 लिख दे, मान वही आएगा और थीटा वाला होगा।
तो अब वहां समझने के बाद अब यहाँ लिखेंगे, अतः क्या करके लिखेंगे, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ध्यान से समझिए, 2 और एक जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए E1 लिख दिया, cos थीटा जब पे अभी पढ़ा तुम लोगों ने 2 थीटा है, और डिवाइड में कितना है बोलो 2, ये 2 से 2 क्या हो गया बोलो, कट गया। इसको आपने, मैं आशा करता हूं लिख दिए होंगे। अब 2 से 2 को आपने काट दिया, जब काट दिया और उसके बाद जो बचा वो है 2E1 cos थीटा, राइट है। इसमें से 2E1 और cos थीटा का मान, E1 का पहले मान रख दीजिए, तो E1 का मान देखो पीछे 1/4πε0 के Q अपान AP का स्क्वायर, ये E1 का, और बगल में कितना है बोलो cos थीटा। AP का मान और cos थीटा का मान निकाल लीजिए तो कहानी क्लियर हो जाए। तो ये E बराबर हो गया, तो यहाँ पर 1/4πε0 के, इसमें यहाँ पर Q इंटू AP का मान पीछे देखिए लिखा है, AP का मान अंडर रूट, अगर स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर लगा दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा r² प्लस कितना l², और गुणे में कितना है बोलो 2। और cos थीटा का मान देख लीजिए, तो cos थीटा का मान आप यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ अलग से निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि cos, यहीं पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके लिख दें, चाहे नीचे लिख दें, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार किसी भी त्रिभुज से ले लीजिए, जैसे इसका नाम OA, कर्ण का नाम AP है, राइट है ना, तो OA की लंबाई है L अपान AP का मान ये लिखा है अंडर रूट में r² प्लस कितना l², तो बस इस cos थीटा का मान रख दीजिए, तो L अपान कितना अंडर रूट में r² प्लस l², और चाहो तो यहाँ चूंकि कहते ऐसे लिख सकते हो, कौन से त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का नाम दीजिए, जैसे त्रिभुज क्या नाम है यहाँ पर AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, राइट है। इतना मान लिखने के बाद हम इस 2 का मल्टीप्लाई L से कर दें और इसको तरीके से लिख दें। तो देखिए इतना लिखने के बाद जैसे लिखेंगे यहाँ E बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1/4πε0 के Q इंटू 2L, ध्यान दीजिए इस 2 का मल्टीप्लाई L से, और अपान में देखो ये r² प्लस l², यह r² प्लस l², और इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है, तो आप जानते गुणा करते समय घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसकी घात 1 और 1/2 जोड़े, तो एकदम 2 धन 1 मतलब 3/2, यानी इसकी घात हो जाएगी 3/2, राइट है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, इसमें Q गुणे 2L हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले वीडियो में आप लोग समझने की कोशिश की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर P, याद है, चूंकि वो सदिश राशि है, तो अगर हम चाहें तो उसको अदिश में भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1/4πε0 के, और यहाँ पर लिख दिया P r² प्लस l² की घात में 3/2, और इसको डिब्बा में पैक करने के बाद यहाँ समीकरण मान लिया 1, और लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं है, लिखेंगे जहाँ P बराबर Q गुणे 2L, और यहाँ शब्दों में लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतना लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गया समीकरण 1 हो गया, बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, क्लियर है ना। अच्छा अब इतना मान निकालने के बाद हम चाहे तो इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, राइट है, और अगर नहीं लिखना है तो हम लिखेंगे लास्ट में कि डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो। तो चलिए इसके लिए वो स्थिति भी देख लेते हैं, तो लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, अर्थात L इज लेस देन R, ये लेस देन का सिंबल है, L इज लेस देन R, L मतलब ये है लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, इस
परीक्षण बिंदु से दूरी, L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अर्थात ये L स्क्वायर को हम इसकी तुलना में इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए इग्नोर कर देते हैं आपके कहने के अनुसार। तो जब L स्क्वायर को छोड़ दोगे तो इसकी घात में कितना है, इसकी घात में है, देख सकते हैं R स्क्वायर की पावर, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसको आप मिटा के नहीं लिखेंगे, आप लोगों को नीचे से लिखना है, मैं इसी में काम चला दिया, राइट है। तो यहाँ पर बचा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे, अब R की पावर कितना बचा, Q। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब वैद्युत द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो, राइट। ये समीकरण का नाम हमने 2 दे दिया। अब परिणाम निकालने के बाद हमको दिशा देनी पड़ेगी, तो आप दिशा देख सकते हैं, ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब आप देखिए तो ये प्लस क्यू से किधर है, माइनस क्यू, यानी इधर है, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर अक्ष पर नहीं है, तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इस समीकरण 1 और 2 परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से ऋणावेश के अनुदिश, धनावेश से ऋणावेश के अनुदिश द्विध्रुव अक्ष के समांतर, द्विध्रुव अक्ष के समांतर होती है। अर्थात यहाँ एक बार समझ लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, लेकिन ये उल्टा जा रहा है, प्लस से माइनस। यहाँ लिख सकते हैं अर्थात, अब लिखेंगे अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में। अर्थात अगर कोई तुमसे पूछ दे कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में विपरीत है, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दें। अगर ये पूछ दे कोई सदिश के रूप में, तो देखिए सदिश रूप में लिखेंगे, तो मैं इसी में काम चला देता हूँ, आपको नीचे लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे सदिश रूप में, ध्यान से, तो E को यहाँ लिखेंगे वेक्टर E, और यहाँ लिख देंगे माइनस, कारण समझ गए होगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा। अब चूंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, और इसको मुख्य मान रहे हैं, इसलिए ये इसके विपरीत दिशा में ये माइनस के द्वारा व्यक्त कर रहा है। यहाँ मान लो लिख दिया मैंने क्या, कैपियन। कैपियन मतलब एकांक सदिश जो दिशा व्यक्त करता है, राइट है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। और कुछ बुकों में इन्होंने क्या किया है, इसको पी ही लिख दिया है समझाने के लिए, कि ताकि ये समझे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। हम चाहेंगे यहाँ पे वेक्टर, तब यहाँ वेक्टर हटाना पड़ेगा, यहाँ कैप भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि याद करो हम लोगों ने पढ़ा है कैप एन बराबर वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, याद है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा, यानी वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, तो वो भी सही है। क्लियर, तो इस तरह से आपने लिख लिया। यही निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। जय श्री राम, जय हिंद। लॉकडाउन की स्थिति में आप लोग घर में बैठिए, पढ़िए और फ़ोन लगाइए कोई समस्या हो तो।